रिया शहर में पली बड़ी लड़की थी। रिया की शादी छोटे शहर में हुई थी जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। रिया का ससुराल छोटे शहर में होने की वजह से काफ़ी पुरानी सोच का था। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी था। रिया को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। रिया की सास सुमित्रा जी इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त थीं। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी रिया को घूंघट करने को कहती। रिया की ननद और पति कई बार सुमित्रा जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। लेकिन सुमित्रा जी किसी की एक ना सुनती। रिया भी घर में शांति बनाए रखने के लिए सुमित्रा जी से कुछ ना बोलती और ना चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। रिया की ननद कविता हम उम्र होने के कारण उसकी रिया से अच्छी बनती थी। रिया को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो कविता अपनी स्कूटी से ले जाती। रिया को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में सुमित्रा जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते, कविता कहती, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही है, तो यहाँ क्यों घूंघट, ये लो चाबी और अब स्कूटी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। रिया की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर रिया स्कूटी चलाकर अपना शौक कर लेती। एक बार किसी रिश्तेदार ने रिया को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक रिया और कविता घर पहुंचे, उसके पहले ही उन्होंने घर पहुंचकर सुमित्रा जी को पूरी बात बता दी। सुमित्रा जी ने गुस्से में कविता के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। यह देखकर रिया थर-थर कांपने लगी। मैंने मना किया था ना कि रिया यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे क्यों चलाने दी? और रिया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं जो खुलेआम सबके सामने अपना मुंह दिखाती फिरो। सुमित्रा जी गुस्से में बोले जा रही थी। सबसे ज़्यादा बुरा रिया को लग रहा था कि उसकी वजह से सुमित्रा जी ने कविता को थप्पड़ मार दिया। रिया ने कई बार सुमित्रा जी से माफ़ी मांगी, पर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। उसके बाद से रिया का घर से बाहर जाना बंद हो गया। एक दिन सुमित्रा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी पति को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। घर में रिया और सास के अलावा कोई नहीं था। सुमित्रा जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह सुमित्रा जी को अपने पीछे बिठाया और कविता की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने के बजाय घूर घूर कर रिया को स्कूटी से सुमित्रा जी को ले जाते हुए देखते रहे। डॉक्टरों ने सुमित्रा जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। बेटे को भी जब खबर मिली, वह हॉस्पिटल पहुंच गया। जब सुमित्रा जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। एक हफ्ते बाद सुमित्रा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें सुमित्रा जी से मिलने आईं। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने सुमित्रा जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे रिया बेशर्मी से स्कूटर चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। सुमित्रा जी ने उनके सामने ही रिया को आवाज़ दी। तब तक रिया घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी सुमित्रा जी ने रिया को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। रिया को नई स्कूटी की चाबी भी दी जो उन्होंने पहले ही बेटे से मंगवा ली थी। आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर ना ले जाती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। यह देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहाँ से चल दीं और दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मज़ा लेने लगे। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हों, पर आज भी
बहुत से घरों में महिलाओं को घूंघट से आज़ादी नहीं मिल पाई है। सदियों पुरानी सोच को आज भी रिवाज और परंपरा के नाम पर बहुओं पर थोपा जाता है।